हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शकों के बारे में। तो पहले ही बता देते हैं आपको, इसमें कुछ नाम ऐसे आएंगे जो आपको लगेंगे मतलब याद भी नहीं होंगे, अजीब अजीब से नाम होंगे, तो वो एग्जाम में आते भी नहीं है। मैं उसमें बस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पृष्ठभूमि की। तो ये आपको दिख रहा होगा मैप, ये अपना प्यारा भारत और सिंधु, और ये जैग्रोस रिवर, कैस्पियन सी, और ये टीएन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। तो मौर्य काल के पतन के बाद भारत में एक प्रकार से राजनीतिक शून्यता उठ गई, जिसके बाद उसका लाभ उठाकर कई विदेशी आक्रमणकारी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने आए। लेकिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है कि ये विदेशी भारत में राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, लेकिन मध्य एशिया में यानी कि सेंट्रल एशिया में ऐसी राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी कि उन्हें भारत की ओर आने पर मजबूर होना पड़ा था। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यह उस टाइम की बात है जब मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। वहीं मकदूनिया में सिकंदर की अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य नेतृत्व विहीन हो गया और नए युग का उस समय प्रारंभ होता है। इंडो ग्रीक शासकों के बाद भारत में क्रमशः पहले शकाई क्रम आता है, फिर पहलव आए और अंत में कुषाण आए, और ये भारत के विभिन्न भागों में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। उल्लेखनीय ये है कि ये विदेशी शासक एक के बाद नहीं आए, मतलब कुछ आए फिर उसके बाद तो, मतलब ऐसा माना जा सकता है कि लगभग एक साथ आए। अब ऐसा नहीं होगा कि आज आए तो आज ही आए, आज का मतलब पिछले जो 10-15 वर्षों के दौरान ही वो सब आ गए थे तीनों। ठीक है, साक्ष्यों के अभाव में इस बात की निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ के जो सिक्के हैं उस समय के और उस समय के लेखकों की रचनाएं हैं, उनसे इनके कालक्रम के बारे में सांकेतिक जानकारी जरूर प्राप्त होती है। अब बात करें इंडो ग्रीक शासकों का पतन और उस समय की परिस्थितियों के बारे में। तो इंडो ग्रीक शासकों के रूप में भारत में मौर्य वंश के समाप्त होने पर दो प्रकार के विदेशी शासकों का शासन स्थापित हुआ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं। पहला, यूक्रोटाइडेज वंश का शासक, जो कि बैक्ट्रिया से लेकर झेलम नदी तक विस्तृत था। क्या था अभी मैप में दिखा देंगे। जबकि दूसरा था डेमेट्रियस वंश का शासन, जो झेलम से लेकर आधुनिक मथुरा के क्षेत्र तक विस्तृत था। यूक्रेटाइडिस वंश का भारतीय राजधानी तक्षशिला थी, जबकि डेमेट्रियस वंश ने साकल यानी कि सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। यूक्रेटाइडिस तक्षशिला को जीतने के बाद वापस लौट जाता है तथा बैक्ट्रियाई क्षेत्र पर अपना शासन चलाता रहता है, जबकि यूक्रेटाइडिस तक्षशिला को बैक्ट्रियाई क्षेत्र की राजधानी बनाता है। दूसरी ओर डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद मिनेंडर, आपने सुना होगा मिनेंडर उसका उत्तराधिकारी बनता है तथा गुजरात से लेकर मथुरा तक के क्षेत्र में अपना शासन संचालित करता है। इसके अलावा काबुल, मथुरा, बुंदेलखंड से मिनेंडर के चांदी, इंपॉर्टेंट है, चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो पुष्टि करते हैं कि संभवतः इन क्षेत्रों में मिनेंडर का शासन संचालित होता रहा होगा। और मिनेंडर की मृत्यु हो जाती है 120 ईसा पूर्व, लगभग 40 वर्ष की आयु में नेचुरल डेथ होती है। और मिनेंडर की मृत्यु के समय उसका पुत्र था स्ट्रेटो, वो बहुत कम उम्र का था, इसलिए मिनेंडर की पत्नी एक्थोल्किया ने सत्ता का वास्तविक संचालन किया। स्ट्रेटो के शासनकाल के बारे में कोई विशिष्ट प्रामाणिक जानकारी नहीं है। अंत में योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में यवन साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसके अलावा इस समय शकों ने बैक्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली। साथ ही शकों ने आगे बढ़ते हुए पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत के हिंद यवन राज्यों पर अधिकार अपना स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं मूल रूप से शकों के बारे में। शक शाखा, तो शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली इंपॉर्टेंट अब क्या है, स्किथी लोगों की एक जनजाति अथवा जनजातियों का समूह था। स्किथी जनजाति से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शक किस जनजाति से संबंधित थे, तो शक स्किथी जनजाति से संबंधित थे, और स्किथी जनजाति एक खानाबदोश तथा बर्बर यानी कि क्रूर जनजाति थी। इनकी सही नस्ल की पहचान करना कठिन है, क्योंकि इनके बारे में विभिन्न प्राचीन भारतीय, यूनानी, ईरानी, चीनी ग्रंथों में जानकारी तो दी गई है, लेकिन सारी जानकारी अलग अलग है, एक जैसी नहीं है, तो प्रामाणिकता के साथ नहीं कहा जा सकता है। किंतु एक तथ्य पर सभी इतिहासकार सहमत हैं कि ये स्किथी थे। स्किथी में शकों के अलावा कई अन्य समूह भी थे, लेकिन सभी शक स्किथी थे और सभी स्किथी शक नहीं थे। यानी कि स्किथी में एक समूह था शक,
तो वो उस जनजाति से संबंधित थे। संभवतः शक स्थिति जनजाति के अंतर्गत एक जाति का नाम था जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती होगी। अब बात कर लेते हैं शकों की जानकारी के बारे में। चीनी स्रोत, इन्हें ही ज्यादा प्रमाणिक माना गया है, भारतीय स्रोतों को नहीं। तो शकों के बारे में प्रारंभिक एवं सर्वाधिक प्रमाणिक जानकारी चीनी ग्रंथों से प्राप्त होती है। इनमें पान कू के द्वारा रचित सियान हानसू तथा फान ए द्वारा रचित हाउ हुन शू ग्रंथ प्रमुख है। कोई याद नहीं करना आपको, ये नाम अजीब है, कोई चिंता की बात नहीं करनी है, केवल ये याद देख लेते हैं। सियान हान शू ग्रंथ का संबंध चीन के पूर्ववर्ती हान वंश से है, जबकि हाउ हुन शू यानी कि उसके आगे वाले हान वंश से संबंधित है। इन दोनों, केवल आपको देखिए ऐसे ग्रंथ का नाम बता दिए, केवल आपको ये पता करना है कि चीनी ग्रंथों के अनुसार शक कौन थे। तो इन दोनों ग्रंथों के अनुसार शकों का मूल निवास वर्तमान के मध्य एशिया में स्थित उत्तरी सीरिया के आसपास माना गया है और स्कीती जनजाति से संबंधित एक समुदाय माना गया है। इस चीनी ग्रंथ में शकों को सई अथवा सई वांग कहा गया है। ये याद करना है आपको कि क्या कहा गया है चीनी ग्रंथों में, शकों को सई अथवा सई वांग कहा गया है। शक वर्तमान के सीर दरिया, सीर मतलब सीर नदी अथवा सीर दरिया, वही उसी को कहते हैं, अमूर दरिया सीर दरिया दो नदियां। तो सीर दरिया के निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासी थे। वर्तमान में सीर नदी मध्य एशिया के किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में प्रवाहित होकर, याद रखना है गिरती कहाँ पर है सीर नदी, तो सीर नदी गिरती है अरल सागर में, यानी कि अरल सी में। ये देखिए, ये है आपका अरल सी, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ये वाला है ना, ये तो ये जो दिख रहा है हिस्सा, ये है अरल सागर, ठीक है। ये है सीर दरिया, नीचे है अमू दरिया, दो नदियां हमने आपको बताई थी। तो चीनी ग्रंथों के अनुसार लगभग 165 ईसा पूर्व यूची नामक अन्य जाति ने, हाँ इंपॉर्टेंट है, कौन सी, यूची, तो यूची नामक एक अन्य जाति ने शकों को परास्त करके इन्हें अपने मूल स्थान से खदेड़ दिया, यानी कि सीरिया के आसपास क्षेत्रों से इन्हें भगा दिया गया। इसके बाद शकों ने सीर दरिया को पार करते हुए बल्ख यानी कि बैक्ट्रिया में शरण ली। बैक्ट्रिया अपनी वीरता एवं योग्यता के बल पर शीघ्र ही शकों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बैक्ट्रिया का यह क्षेत्र उस समय यूनानियों के नियंत्रण में था, किंतु पुनः यूची जाति ने शकों को वहां से भी पराजित करके भगा दिया। इसके बाद शकों ने दो मुख्य शाखाओं के रूप में भारत में प्रस्थान किया। वैसे 5 थी लेकिन 2 मुख्य कहा जाता है। इनमें से एक शाखा कपीसा पर अधिकार कर लिया। कपीसा वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित एक प्रांत है। प्राचीन चीनी ग्रंथों में कपीसा को कीपिन के नाम से संबोधित किया गया। ये आपको ब्लू कलर से दिख रहा है जो, ये है कपीसा, ये 27, 28, 29 के ऊपर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। शकों की दूसरी शाखा ने ईरान की ओर प्रस्थान किया तथा तत्कालीन 2 पर्शियन राजाओं फ्रात सेकेंड तथा अर्तबान अथवा अर्तबानस को पराजित कर दिया, किंतु एक पर्शियन राजा मिथिदातस द्वितीय ने शकों की इस दूसरी शाखा को पराजित कर दिया। अतः इस शाखा ने वहां से विस्थापित होकर पश्चिम में वर्तमान ईरान के सीस्तान क्षेत्र के ओर प्रस्थान किया। सीस्तान क्षेत्र, ऐतिहासिक ग्रंथ में इस क्षेत्र को हेलमंड घाटी यानी कि वर्तमान में जो साउथ अफगानिस्तान है उसके रूप में भी वर्णित किया गया है। ये वाला रेड कलर का क्षेत्र जो सीस्तान क्षेत्र, ये है हेलमंड प्रोविंस, ये देखिए दक्षिण अफगानिस्तान में हेलमंड घाटी, और ये साइड में ईरान लगा हुआ है। अब उल्लेखनीय है कि यहाँ पर शक बिना कोई युद्ध किए रहने लगे। संभवतः इसी कारण ही ईरान के क्षेत्र को सिस्तान या फिर शकस्तान कहा गया, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। और कौन सी सीमा पर है, दक्षिणी सीमा पर स्थित है। इसके बाद शक यहाँ से कंधार और बोलन दर्रे से होते हुए सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और स्थायी निवास करने लगते हैं। शकों के संपर्क में आने के कारण ही इस क्षेत्र को ऐतिहासिक ग्रंथों में शक द्वीप के नाम से भी संबोधित किया गया। इस प्रकार शकों ने पूर्वी ईरान से होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा पश्चिमोत्तर में हिंद यवन साम्राज्य को समाप्त कर उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ये देखिए खैबर पास ऊपर है, बोलन पास नीचे है, यहाँ से ही शक ने प्रवेश किया 2 शाखाओं में। उल्लेखनीय है कि भारत में की ओर स्वाभाविक रूप से शकों की 5 शाखाओं ने प्रस्थान किया, जिसमें से 4 शाखाएं भारत में प्रवेश करती हैं, जबकि एक शाखा चीन की ओर चली जाती है। कुछ ग्रंथों के अनुसार अफगानिस्तान की ओर चली जाती है, मतलब ऐसा कहा गया। अब आप कहेंगे अभी तो आप 2 बता रहे थे, तो इन 5 में से 4 भारत में प्रवेश करती हैं और 4 में 2 पार्ट हैं।
अब बात करें शकों के संदर्भ में भारतीय ग्रंथ, इनको कम प्रमाणिक माना गया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में शकों के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए। तो भारतीय ग्रंथों में सबसे पहले रामायण तथा महाभारत में शकों का उल्लेख मिलता है। कात्यायन के ग्रंथ अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान एवं पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य में भी शकों के बारे में जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। पुराणों गार्गी संहिता, विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम, बाढ़ की रचना हर्षचरित और राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा आदि में भी शकों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा अब इम्पोर्टेंट है, जैन ग्रंथ कालकाचार कथानक में भी शकों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में अधिक विश्वसनीय माना जाता है। जैन साहित्य के अनुसार भारत में शकों के आगमन का कारण जैन आचार्य कालक का यानी कि कालकाचार्य का आमंत्रण था। क्यों था? कालक ने उज्जैनी के शासक गर्दभिल्ल से नाराज हो गए थे और इन्होंने बदले स्वरूप शकों को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उज्जैनी का शासक गर्दभिल्ल शैव संप्रदाय का समर्थक था, यानी कि शिव जी की पूजा उपासना करने वाला। जैन संप्रदाय से मतभेद हो जाने के कारण कालक ने लगभग 78 ईसा पूर्व शकों को उज्जैनी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। कालकाचार कथानक के अनुसार शकों ने गर्दभिल्ल को पराजित करके उज्जैनी, जो आधुनिक उज्जैन है, उस पर अधिकार कर लिया। किंतु शीघ्र ही 57 ईसा पूर्व में गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके शकों को वहां से भगा दिया और शकों पर विजय प्राप्त करने की इसी क्रम में विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत की शुरुआत करी 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 57 ईसा पूर्व कौन सा संवत? विक्रम संवत, ये पूछा जाता है। विक्रमी संवत के बारे में अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों की उपलब्धता होने के कारण कालकाचार कथानक में शकों के बारे में उल्लेख को अधिक सही माना गया है। अब बात करते हैं शकों के संदर्भ में अभिलेखी साक्ष्य के बारे में, यानी कि जो अभिलेख मिले हैं, जो शिलालेख मिले हैं, उनसे क्या साक्ष्य मिलते हैं। तो अब अभिलेख पूछ लेते हैं, कौन सा अभिलेख कहाँ पे मिलता है या शकों का वर्णन कौन से अभिलेख में है। तो राजवुल का सिंह शीर्ष स्तंभ लेख मथुरा में है, सोडास का दानपत्र लेख मथुरा में है, नहपान का गुहा लेख नासिक में है, उषावदन या ऋषभदत्त का गुहा लेख नासिक में है, रुद्रदामन का अंधौ यानी कि कच्छ की खाड़ी का लेख गुजरात में है और रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख जूनागढ़ में। इन सब में शकों के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करें शकों का भारत में शासन के बारे में, तो भारत और अफगानिस्तान में शक शासकों की 5 शाखाएं थी। तत्कालीन अफगानिस्तान का शक राज्य वर्तमान के शकिस्तान अथवा सीस्तान नाम से जाना जाता है, जो अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित है। हालांकि भारत में शकों की कुल 4 क्षेत्रीय शाखाएं थी, एक लौट गई थी, किंतु अध्ययन की दृष्टि से उन्हें 2 भागों में संगठित किया गया, जो मैं बार बार वीडियो में कह रहा था कि 2 शाखाएं। मूलतः चारों शाखाओं ने भारत के तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैनी में अपना शासन स्थापित किया। कौन कौन? तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैनी, यानी कि उज्जैन में अपना शासन स्थापित किया। तो ये देखिए, ये ऊपर आपको तक्षशिला दिख रहा होगा, मथुरा तो ये पता ही है आपको, और उज्जैनी और नासिक यहाँ पर नीचे की तरफ महाराष्ट्र की साइड है। ठीक है, इन चारों शाखाओं को उत्तरी क्षत्रप तथा पश्चिमी क्षत्रप की 2 मूल शाखाओं के तहत माना जाता है। उत्तरी क्षत्रप के तहत तक्षशिला और मथुरा तक, जबकि पश्चिमी क्षत्रप के तहत नासिक और उज्जैनी का क्षेत्र सम्मिलित था। उल्लेखनीय यह है कि भारत में शक शासक स्वयं को क्षत्रप के नाम से संबोधित करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा। संभवतः यह शब्द उनकी मूल जनजाति भाषा से जुड़ा हुआ होगा। ऐतिहासिक लेखन में भी शक शासकों अथवा साम्राज्य के प्रसंग में क्षत्रप शब्द का ही उल्लेख मिलता है। अब बात करें तक्षशिला, ये सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर तक्षशिला, हड़प्पा के ऊपर जो तक्षशिला दिख रहा है, तो उत्तरी क्षत्रप का प्रथम केंद्र पंजाब था, जो पूरा पंजाब यानी कि भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों मिला के, और तक्षशिला इसकी राजधानी थी। संभवतः इस केंद्र का प्रथम शासक लियाक कुशलुक अथवा ल्याक कुशलुक होगा, इसका नाम आपको याद रख लेना है। माना जाता है कि लियाक कुशलुक ने स्वयं के नाम से यूनानी कला की छाप वाले सिक्के चलवाए थे, किंतु इतिहासकार इस पर एकमत नहीं है, और लियाक कुशलुक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र पाटिक था। मथुरा के सिंह ध्वज अभिलेख से ज्ञात होता है कि पाटिक ने स्वयं को पहले स्वयं को क्षत्रप कहा, बाद में महाक्षत्रप की उपमा से संबोधित किया। ऐतिहासिक अभिलेखों में लिखित प्रमाणों के अभाव के कारण शकों के इस केंद्र के बारे में विशेष जानकारी का अभाव है। अब बात करते हैं मथुरा, यूपी, आप जानते ही हैं। तो उत्तरी क्षत्रप का दूसरा प्रमुख केंद्र आधुनिक मथुरा था। मथुरा के संदर्भ में 2 प्रमुख शक शासकों हगामस तथा हगान का उल्लेख प्राप्त होता है। इन शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? सिक्कों से प्राप्त होती है।
हालांकि इतिहासकार इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि ये दोनों शासक एक साथ मथुरा के अलग अलग भागों में शासन करते थे अथवा उत्तराधिकारी क्रम में थे, यानी कि एक के बाद एक थे। मथुरा से प्राप्त राजबुल के सिंह सिर स्तंभ तथा सोडास के दान पत्र अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र के अन्य दो शासक राजलू अथवा राजबुल तथा सोडास भी थे, जो संभवतः हगामस और हगान के उत्तराधिकारी रहे होंगे। राजलू ने छत्रप तथा महाछत्रप की उपाधियां धारण की। इतिहासकारों ने सोडास को राजलू का पुत्र माना है तथा उसने भी छत्रप और महाछत्रप की उपाधियां धारण करी। अब बात करते हैं नासिक की। ये आप दिख रहे हैं मुंबई के ऊपर नासिक। तो यह शकों की पश्चिमी क्षत्रप की शाखा थी। इस क्षेत्र के दो प्रमुख शासक मोमक अथवा भूमक एक और दूसरा नहपान था। नहपान के बारे में नहपान के गुहालेख से तथा ऊषावदन ऋषभदत्त के गुहालेख से जानकारी प्राप्त हो जाती है। मोमक ने अपने शासनकाल के दौरान तांबे के सिक्के चलवाए थे। इंपॉर्टेंट है, मोमक ने अपने शासनकाल के दौरान तांबे के सिक्के चलवाए थे जिन पर छत्रप अंकित था। ये सिक्के नासिक तथा काठियावाड़ क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। काठियावाड़ क्षेत्र से प्राप्त होने के कारण ऐसा लगता है कि नासिक छत्रप के अंतर्गत ही काठियावाड़ क्षेत्र भी आता होगा। नहपाक मोमक का उत्तराधिकारी था जिसके काल में सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके कारण शक शासकों में सबसे अधिक प्रमाणिक जानकारी नहपाक के बारे में ही प्राप्त हो पाती है। नहपाक का शासन इतिहासकारों के अनुसार लगभग 119 ईस्वी से लेकर 124 ईस्वी तक माना गया है। कुछ सिक्कों में नहपाक ने स्वयं को छत्रप जबकि अधिकांश में स्वयं के लिए महाछत्रप उत्कीर्ण कराया है। नासिक से प्राप्त नहपाक के गुहालेखों के अनुसार नहपाक की सीमाएं कठियावाड़, महाराष्ट्र, कोंकण, अजमेर एवं पुष्कर तक विस्तृत थी। नहपाक या नहपान, देखिए आपको दोनों नाम मिलेंगे, एक ही बात है। नहपाक ने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी से युद्ध करने के माध्यम से जीता था। इंपॉर्टेंट है, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। और सातवाहन वंश के बारे में आगे कभी वीडियो में देखेंगे। गुहालेखी जानकारी के अनुसार नहपान या नहपाक के शासनकाल में भड़ौच एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उज्जैनी क्षेत्र से वस्तुओं को लाकर भड़ौच बंदरगाह के माध्यम से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। अतः नहपाक के शासनकाल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमाण भी मिलते हैं और नहपाक एकमात्र शक शासक है जिसके काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं उज्जैनी की। ये देखिए एमपी में उज्जैनी दिख रहा होगा आपको, उज्जैन। तो उज्जैनी शकों की पश्चिमी क्षत्रप की शाखा थी और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट होता है कि उज्जैनी का एक स्वतंत्र शासक चष्टड़ था। इंपॉर्टेंट है, जिसने 78 ईस्वी में उज्जैन तथा उज्जैनी नामक वंश की स्थापना की। हालांकि कुछ इतिहासकार इसका श्रेय चष्टड़ के पिता चश्मत्तिक को देते हैं, किंतु चष्टड़ अधिक प्रमाणिक मत है। ऐसा माना जाता है कि चष्टड़ ने ही मुख्य रूप से इसकी स्थापना करी, उज्जैनी नामक वंश की स्थापना करी। चष्टड़ के क्षत्रप में मालवा, गुजरात तथा कच्छ का एक विशाल भूभाग सम्मिलित था, यानी कि गुजरात एमपी वाला हिस्सा चष्टड़ के उत्तराधिकार में, मतलब चष्टड़ के राज्य में था। चष्टड़ के बाद उसका पुत्र जयदमन अथवा जयदामन उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन उसके बारे में कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। जयदामन के बाद 130 ईस्वी में रुद्रदामन उज्जैनी का क्षत्रप बनता है। रुद्रदामन के बारे में जूनागढ़ से प्राप्त गिरनार के शिलालेख से व्यापक जानकारी मिलती है। इस शिलालेख के अनुसार रुद्रदामन ने मालवा, विंध्य घाटी, काठियावाड़, सौराष्ट्र, मारवाड़, कच्छ, सिंधु, कोंकण इत्यादि क्षेत्रों तक शासन किया। इसी शिलालेख से ज्ञात होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रुद्रदामन ने चंद्रगुप्त के द्वारा प्रारंभ और अशोक के द्वारा पूरी करवाई गई सुदर्शन झील का निजी आय से पुनर्निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रुद्रदामन एक लोक कल्याणकारी और लोकप्रिय शक शासक था। इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं, किस वंश से संबंधित था। उसे राजनीति, संगीत, तर्कशास्त्र, व्याकरण तथा वित्त संबंधी मामलों में विशिष्ट जानकारी थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। अभिलेखी प्रमाणों से यह भी ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह युद्ध के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से किसी की हत्या नहीं करेगा। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 4वीं सदी के अंतिम दशकों में रुद्रदेव तृतीय इस क्षत्रप का अंतिम शासक होता है। किसका? उज्जैनी का, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित करते हुए शक वंश को समाप्त कर दिया। अब कौन से चंद्रगुप्त ने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके बाद बात करते हैं शककालीन शासन व्यवस्था की।
तो शक शासन प्रणाली में सर्वोच्च स्थान राजा यानी कि क्षत्रप का होता था और राजा को देवता के समान माना जाता था और राजा के पास वाले प्रशासनिक अधिकार सुरक्षित थे यानी कि वो सिर्फ राजा ही कर सकता था। राजा की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु एक अमात्य मंडल की नियुक्ति की जाती थी। किसकी? अमात्य मंडल की। और अमात्य मंडल के अंतर्गत विभिन्न विभाग हुआ करते थे। प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली तथा दायित्वों के लिए अमात्य मंडल सीधे उत्तरदायी होते थे। एक तरह से एक मंत्रिपरिषद जैसी थी। साम्राज्यों को प्रांतों या क्षत्रपों में विभाजित किया गया था और इन प्रांतों का संचालक महाक्षत्रप कहलाता था। प्रांतों को अधिष्ठान, आहार, जनपद तथा विषयों में विभाजित किया। किसमें? अधिष्ठान, फिर आहार, जनपद तथा विषयों में। इन सभी के प्रशासकों का दायित्व था लोगों के साथ उदारतापूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना। शक प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? इंपॉर्टेंट है, ग्राम। और ग्राम प्रधान को उत्तरी भारत में ग्रामीण तथा दक्षिणी भारत में इंपॉर्टेंट है मुलुक कहा जाता था और नगर निकायों को निगम कहा जाता था। ऐसे नगर या निगम जिनमें प्रशासक, क्षत्रप आदि निवास करते थे उन्हें अधिष्ठान कहा जाता था। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अधिष्ठान का तात्पर्य है। तो ऐसे नगर या निगम जिनमें प्रशासक, क्षत्रप आदि निवास करते थे। शक शासक व्यवस्था में राज्य कोष में आवश्यक धनपूर्ति के लिए टैक्स की व्यवस्था थी। राजा द्वारा जनता पर विभिन्न टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है कि टैक्स सुविधा अनुसार और आसान थे। इतिहासकारों के अनुसार शकों का शासन एक स्वस्थ शासन था। उनकी नीतियां उदार थीं और कर प्रणाली आसान थी। शक स्वेच्छाचारी न होकर उदार और सहिष्णु व्यक्ति थे। मतलब बहुत, वैसे वो जनजाति बर्बर थी लेकिन उन्होंने अपनी जनता के साथ बहुत ही मित्रतापूर्वक व्यवहार किए। अब बात करते हैं शकों के भारतीय संस्कृति में योगदान के बारे में। तो शक मूल रूप से जनजाति खानाबदोश और बर्बर थे, किंतु भारत में आने के बाद वे वहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए और पूरे भारत में आने की उत्तर शाखा और दक्षिण शाखा जो चार थे, चार में दो दो शाखाएं फैली, तक्षशिला, मथुरा, नीचे उज्जैनी और नासिक में। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने भारत में आकर शैव, वैदिक, बौद्ध सभी धर्मों के यानी कि सभी मतों को स्वीकार कर लिया, उन्हीं में घुल मिल गए। शकों ने भारत की संस्कृत भाषा को प्रचार प्रसार की भाषा बनाया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रुद्रदामन का गिरनार लेख किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। अतः शकों ने भारत की संस्कृत भाषा, संस्कृत के विकास में योगदान भी दिया था। और रुद्रदामन किस धर्म का अनुयायी था? वैदिक धर्म का अनुयायी था। उसे संस्कृत साहित्य तथा भाषा से अत्यधिक प्रेम था। संस्कृत भाषा के प्रथम नाटक की रचना रुद्रदामन के शासनकाल में होती है। हालांकि संस्कृत का प्रथम नाटक कौन सा था, इस पे सभी लोग एकमत नहीं है। शकों ने अपने कार्यों को मौर्य युगीन यानी मौर्य के समय में जो गुहालेख, शिलालेख बनाए थे, इसी तरह शकों ने भी अपने कार्यों को इसके माध्यम से संरक्षित या सुरक्षित किया। और शकों की एक क्वालिटी थी, उन्होंने कभी भी किसी ऐतिहासिक शिलालेख अथवा तथ्यों को नष्ट नहीं किया। शक रुद्रदामन के मौर्यकालीन सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का कार्य किया। किसने? रुद्रदामन ने। और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि शक शासक जनता और अपने पूर्ववर्ती शासकों के प्रति उदार रहे थे। ऐसा माना जाता है कि मध्य भारत में छठ पूजा को प्रारंभ करने वाले शक ही थे। माना यह जाता है कि भारत में सूर्य पूजा शक द्वीप यानी कि पूर्वी ईरान, बलूचिस्तान और सिस्तान के क्षेत्र के माघी पुरोहितों के द्वारा आरंभ की गई थी। शकों के संदर्भ में भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत है तथा ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन की एक बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदरूप है? यानी कि 22 मार्च या 21 मार्च को न्यू ईयर हो रहा है, चैत्र को। ठीक है, शक संवत पर आधारित। तो ये था आपका वीडियो, यह आपका आंसर हो गया और इस तरह से शकों पर ये वीडियो कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।